हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनवरी से लेकर फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस पे डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के जन और फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, डेज हो, या जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, उन सभी को हम एमसीक्यूज बेस पे डिस्कस करेंगे और साथ ही हम उन क्वेश्चंस के डिटेल्स पर भी फोकस करेंगे, ताकि उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो डिटेल्स है वो भी क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया जी को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया जी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। और इसके अलावा आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अजय नारायण झा जी, उसके बाद नेक्स्ट है श्री अनूप सिंह जी, उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी, और नेक्स्ट है डॉक्टर रमेश चंद्र जी। तो इस तरह से फ्रेंड्स 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया जी को। और उसके अलावा आयोग के अन्य सदस्यों के नाम है श्री अजय नारायण झा जी, श्री अनूप सिंह जी और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी, इसके अलावा डॉक्टर रमेश चंद्र जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इसका आंसर है डेजर्ट साइक्लोन 2024। जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन 2024 है। और ये अभ्यास 2 से 15 जनवरी 2024 तक, लोकेशन याद रखना है, महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति विकसित करना, और इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीति समझदारी को भी बढ़ावा देना, और इसके अलावा रेगिस्तान इलाकों में युद्ध करने की क्षमता में भी सुधार करना, और इसके अलावा फ्रेंड्स एक दूसरे सेनाओं के बीच में अच्छे से तालमेल को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखना है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन 2024। ठीक है, डेट याद रखना है, ये अभ्यास हुआ था 2 से 15 जनवरी 2024 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? महाजन राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, गुजरात। डिटेल्स पे भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ अगर उसकी डिटेल्स का भी हमें पता चले तो क्वेश्चंस जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो इसी वजह से डिटेल्स पर भी हमने बहुत अच्छे से फोकस किया है, ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मिस ना हो। और फ्रेंड्स एक पर्सनली रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह के कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि गुजरात ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ये आयोजन कब किया गया था? 1 जनवरी 2024 को। इसके अलावा इसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, और यह रिकॉर्ड मोढेरा सूर्य मंदिर सहित 108 स्थानों पर आयोजित किया गया था। और इस रिकॉर्ड को बनाकर गुजरात ने भारत के लिए 2024 का पहला गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो यहाँ से क्या क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं? सबसे पहले, गुजरात ने 2024 के स्टार्टिंग में ही 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा ये रिकॉर्ड मोढेरा सूर्य मंदिर सहित 108 स्थानों पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यह रिकॉर्ड गुजरात ने भारत के लिए 2024 का पहला गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। और इस उपलब्धि का क्या क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये भारत के
योग सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्र एकता का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका ये कि ये भारत को विश्व स्तर पर एक योग गुरु के रूप में स्थापित करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, इस तरह के पॉइंट्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर अलाइड एंटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर इन पॉइंट्स का भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? इसका आंसर है बी, 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित। ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको जान लेते हैं। जैसे ब्रिक्स समूह की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। उस समय इसके संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत और चीन थी। ठीक है, तो ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो जब 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, जिसे हम आज की डेट में ब्रिक्स प्रोनाउंस करते हैं, तो पहले जब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसे BRIC ब्रिक के नाम से जाना जाता था। B से ब्राजील, R से रूस हो गया और I से इंडिया तथा C से चीन। तो इस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता था 2006 में ब्रिक्स। तो उसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका समूह इसमें शामिल हुई। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका समूह इसमें शामिल हुआ था, जिसके बाद से इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। इसके अलावा 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले जो नए सदस्य थे वो थे मिस्र, इथियोपिया और ईरान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात। तो 2023 में इन्हें आमंत्रित किया गया था और 1 जनवरी 2024 को इन सभी को ब्रिक्स में शामिल कर दिया गया। और इसके अलावा जो ब्रिक्स का कार्य रहता है वो अलग अलग क्षेत्रों में इसका काफ़ी सहयोग रहता है, जैसे अर्थव्यवस्था में, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति। इसके अलावा ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार करना और विकसित देशों के साथ अधिक न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 हिट एंड रन मामलों से संबंधित है। ये धारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। लापरवाही से हुई मौत के लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान करती है और यह गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। और दूसरे भाग में धारा 106 के दूसरे भाग में कि ये धारा दुर्घटना स्थल से भागने और किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल होने पर 10 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान करती है। और इसके अलावा BNS भारतीय न्याय संहिता में 7 लाख के जुर्माने की कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जुर्माने की राशि न्यायालय द्वारा तय की जाती है, जो अपराध की गंभीरता पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस दृष्टिबाधित और नेत्रहीन लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस फ्रांसीसी आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने 1824 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। प्रेरणा कार्यक्रम का शुभ आरंभ 2024 में गुजरात के वडनगर में स्थित एक विद्यालय से किया गया था। कार्यक्रम का संचालन IIT गांधीनगर द्वारा किया जाएगा और प्रेरणा कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए
आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना है और उन्हें एक सार्थक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों में नेतृत्व और जीवन कौशल विकसित करना। इसके अलावा छात्रों को भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति से परिचित कराना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि छात्रों को नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूक करना तथा छात्रों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, उभरती और युवा प्रतिभाओं को पोषण करना। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया गया था 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और ये पुरस्कार विश्वविद्यालय द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेंड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, मुंबई में। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेंड शो का 16वां संस्करण मुंबई में आयोजित हो रहा है और ये 4 से 8 जनवरी 2024 तक 2 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पहला वेन्यू है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC, जहां पर 4 से 7 जनवरी को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेंड शो आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा वेन्यू है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव, जहां पे 5 से 8 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेंड शो का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इस शो में 1500 प्रदर्शक होंगे और 3000 स्टॉल लगाए जाएंगे, और इसके अलावा 1.25 लाख वर्ग मीटर का विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल है। शो का उद्घाटन 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, इंद्रमणि पांडे जी के द्वारा जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया गया। इंद्रमणि पांडे जी बिम्स्टेक के 4थे महासचिव हैं और उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, एम्स नई दिल्ली ने। एम्स दिल्ली ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। यह लैब 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी और ये लैब पूरी तरह से स्वचालित है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करती है। ये लैब एक दिन में 90,000 टेस्ट करने में सक्षम है। ये पहल एक तकनीकी प्रगति है जो पूरी तरह से कागज रहित सुविधा के रूप में काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी ना किसी एग्जाम्स में मुझे लगता है ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला ऐसा स्मार्ट लैब शुरू किया गया है एम्स नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, जहां पे एक समय में 90,000 से ज़्यादा टेस्ट लिए जा सकते हैं और ये पूरी तरह से कागज रहित है। इस लैब को 1 जनवरी 2024 से शुरू करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचिता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, 140 भाषाएं। इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचिता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाया था और ये कॉन्सर्ट 24 नवंबर 2023 को कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के नाम से आयोजित किया गया था और 140 भाषाओं का चयन इसीलिए किया गया था क्योंकि इस कार्यक्रम में 140 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सुचेता ने 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस तरह से सुचेता को तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। उन्होंने इससे पहले 2018 में और 2021 में 2018 में 102 भाषाओं और 2021 में 120 भाषाओं में गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है फ्रेंड्स, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल।
वरुण तोमर जी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर दिया है। ये स्पर्धा 8 जनवरी 2024 को जकार्ता, इंडोनेशिया में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। डिटेल्स चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो के उद्घाटन में 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे और ये कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर, गुजरात में। और वो 2 देशों के राष्ट्रपति कौन कौन थे? सबसे पहले तो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जिनका नाम था फिलिप जसिंटो एनयूसी, और दूसरे राष्ट्रपति थे तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जिनका नाम है जोस रमोस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर है फ्रेंड्स 34। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। गैब्रियल अटल 34 वर्ष की उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गैब्रियल अटल को 10 जनवरी 2024 को 34 वर्ष की आयु में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड वामपंथी लॉरेंट फेवियस के नाम पे था जो 37 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, शेख हसीना जी को। शेख हसीना जी को लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने 30 दिसंबर 2023 को हुए आम चुनाव में अपनी पार्टी अवामी लीग को भारी बहुमत दिलाई है और ये चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि यहाँ पर पहली बार था जब कोई नेता लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। और इस सम्मेलन के बाद 1983 ईस्वी में भारत सरकार ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और ये दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा के महत्व को याद दिलाता है और साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भाग लिया और ये समिट 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था और इसके अलावा इस समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन, इसके अलावा 136 देशों के राजनयिक तथा कारोबारी और इसके अलावा मंत्री भी शामिल हुए और इस समिट का थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। डिटेल्स जान लेते हैं। सत्र के दौरान अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। ये 2024 का पहला अंतरिम बजट होगा जो कि 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा और ये बजट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकसभा चुनावों से पहले पेश किया जा रहा है और अंतरिम बजट में सरकार निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे महंगाई को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और इसके अलावा कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देना तथा आम लोगों को राहत देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिन पे फोकस किया जाता है और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अंतरिम बजट से रिलेट करता है, जैसे अंतरिम बजट में कोई नई योजनाएं या नीतियां नहीं घोषित की जाती है और इसके अलावा ये बजट आमतौर पर 45 मिनट से 1 घंटे तक का होता है, तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है और इसके अलावा इसे संसद में बिना किसी चर्चा के पारित किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये केवल 4 महीने के लिए ही लागू किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे
अंतरिम बजट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके विचार और देशभक्ति, आत्मनिर्भरता तथा चरित्र निर्माण और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण की भावना थी। ये दिवस युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करने का अवसर प्रदान करती है और ये दिवस युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति भी सचेत करता है। इसके बाद फ्रेंड जितने भी और क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।